नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है वो चल रहा है हमारा। तो आज हम वे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज़ है, इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करके और सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी करें, जितने भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं आप उनको अच्छे से देखकर अपनी तैयारी जारी रखिए। तो सामान्य विज्ञान का ये एक वाक्य वाले उत्तर है दोस्तों। इसमें डायरेक्टली सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा और तुरंत उसके जस्ट सामने ही उत्तर दे रखा है, ताकि आपका समय भी ज़्यादा व्यतीत ना हो और आपके जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। और ये आपके लिए 100% मोस्ट है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। और सामान्य विज्ञान जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से याद करना दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पर अगर चढ़ रहा है तो वह किस ओर झुकता है? आगे की ओर झुकता है। इसका कारण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुकता है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, HIV पॉजिटिव क्या है? तो याद रखना, ये एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। एड्स उत्पन्न करने वाला जो संक्रमण है उसको हम क्या बोलते हैं? HIV पॉजिटिव। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात की जा रही है तो ये पास्कल का जो नियम है उस पर आधारित होता है। पास्कल का नियम उस पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय मतलब कि परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो वो होता है दोस्तों अस्थिमज्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जिसको हम बोन मेरो बोलते हैं, अस्थिमज्जा होता है वो। ये मानव शरीर का अवयव है जो सबसे पहले नाभिकीय मतलब परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है। ठीक है, परमाणु विकिरण इसी को प्रभावित करती है, बोन मेरो को। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, महो किसका मात्रक है? जो महो है दोस्तों ये किसका मात्रक है? तो उसमें आप बताएंगे चालकता का मात्रक है। ठीक है, चालकता का मात्रक क्या है? तो आप बताएंगे महो, MHO याद रख लेना। अगला देखिए, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ये की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने ये जो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया मतलब कि सांस लेने की क्रिया, हृदय गति मतलब अपने हृदय की जो गति, हृदय की जो धड़कन है वो, तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है और जो खून का जो संचार है दोस्तों उसको नियंत्रित करता है? तो ये मानव मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। तो वो भाग मेडुला ओब्लोगोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला ओब्लोगोटा कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में अगला देखिए, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है? जो प्रिज्म होता है ना दोस्तों उसमें किस रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है प्रिज्म में। और अगर प्रश्न बना कितने कलर होते हैं इसमें? 7 कलर होते हैं। ठीक है, और जो इंद्रधनुष में होते हैं ना वो के वही 7 कलर इसमें होते हैं दोस्तों। अगला देखिए, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो जब कैल्शियम जो कार्बाइड है दोस्तों वो पानी के साथ में प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस निकालता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस निकालता है कैल्शियम कार्बाइड, किसके साथ मिलकर? पानी के साथ में प्रतिक्रिया करके या फिर पानी के साथ में मिल जाता है उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों मेंडलीव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण करे थे। ठीक है, तो एक बात और समझना, मेंडलीव की आवर्त सारणी याद रखना, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी वाला चैप्टर भी दे रखा है NCERT में। तो इसमें याद रखना मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण के कारण दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखिए, धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो यह है ओराइजा सेटाइवा। ये क्वेश्चन कई बार MP पुलिस की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो ये ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूध को दही में परिवर्तित, परिवर्तित मतलब होता है बदलना। ठीक है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो उस एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। रेनिन के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? ये हमारा जो मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग? तो मेडुला
ओब्लोगेंटा जो अभी हमने देखा था, ठीक है, ये मस्तिष्क का भाग है, मेडुला। तो ये क्या करता है, श्वसन की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा बीमारी आंख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा बीमारी आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब कि जो कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो वो है Na2CO3 10H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसको बोला जाता है? तो धावन सोडा को बोला जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप बताएंगे Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? देखो, मानव के जो आंतरिक अंग है, ठीक है, उनका निरीक्षण करने के लिए, मतलब कि कोई सी भी अगर बीमारी उसका पता लगाने के लिए आंतरिक अंग जो होते हैं उनमें कौन सी बीमारी है, तो वो एक तकनीक होती है जिसको एंडोस्कोपी बोला जाता है। तो एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ये जो एंडोस्कोपी यंत्र है उसमें ऑप्टिक फाइबर जो कांच है दोस्तों, कौन सा? ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर नामक जो कांच है वो उपयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है कि मानव के जो आंतरिक अंग है ना उनको जांचा जाता है एंडोस्कोपी यंत्र के माध्यम से। अगला देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जल है, उबल रहा है वो, ठीक है, अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ थोड़ा कम जलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस अगर भाप है तो उससे हाथ ज़्यादा जलता है। तो ज़्यादा क्यों जलता है भाप से? तो आप बताएंगे क्योंकि जो भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है। मतलब कि जो भाप में गुप्त जो ऊष्मा है दोस्तों वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा पाई जाती है पानी के तापमान से, ठीक है। अब पानी के तापमान से अगर ज़्यादा ऊर्जा पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि हाथ हमारे जल जाएंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए 100 डिग्री पानी में हमने हाथ डाला तो हाथ थोड़ा कम जला, ठीक है, लेकिन 100 डिग्री जो पानी उबल रहा है उससे जो भाप निकल रही है वो कितनी है? 546 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए हाथ जल जाते हैं। तो अतः भाप से हमारा हाथ क्या होता है? अधिक जलता है। तो याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक इसलिए जलता है क्योंकि जो भाप है ना उसमें गुप्त ऊष्मा छिपी हुई होती है। कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती जरूर है। अगला देखिए क्वेश्चन, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। वातानुकूलन के लिए कितनी आर्द्रता होना चाहिए? तो यह है 60% से 65% के बीच में वातानुकूलन के लिए आर्द्रता होनी चाहिए, ये इतनी अपेक्षा करते हैं। 3D मतलब जिसको त्रिविमीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिविमीय बोला जाता है। अब जो त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग में किया जाता है? मतलब कि जो 3D फिल्म है उनको देखने के लिए किस प्रकार का जो चश्मा है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है पोलेराइड ग्लास युक्त, जिसमें पोलेराइड ग्लास होता है ना, पोलेराइड ग्लास मतलब वो कांच, चश्मे में लगा हुआ कांच, उसको ग्लास बोला जाता है। तो पोलेराइड ग्लास नामक जो चश्मा होता है अगर वो व्यक्ति लगा ले तो वो 3D फिल्मों को आसानी से देख सकता है। और 3D फिल्मों को देखने के लिए पोलेराइड ग्लास का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली आपके लिए मैं भी साइंस की वीडियो ला रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, भारी जल D2O का क्वथनांक होता है। जो भारी जल है जिसको क्या बोला जाता है? D2O, इसका क्वथनांक कितना है? तो वो है 101.42 डिग्री सेल्सियस। 101.42 डिग्री सेल्सियस भारी जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए? तो याद रखना, अस्थमा के रोगी के लिए। अगर जो अस्थमा का रोगी है तो उसको हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, ताकि अस्थमा ठीक हो सके। हीलियम ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इतना मोस्ट है दोस्तों कि आप अच्छे से लिखकर याद ही कर लेना। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? बिल्कुल 100% मोस्ट क्वेश्चन है, CaO, ठीक है, और कोष्टक में Cl2, ठीक है, ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस प्रक्रम, जो कोशिका विभाजन होता है ना, उसके पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? मतलब कितनी जोड़ी कोशिकाओं का निर्माण होता है? देखिए,
जो कोशिका विभाजन होता है ना, अगर कोशिका विभाजन पूर्ण हो गया, ठीक है, अगर कोशिका विभाजन पूर्ण हो गया तो उसके बाद में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, कितनी कोशिकाएं डेवलप होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें 2 कोशिकाएं, कितनी, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। जब श्वसन होता है उसके अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, मतलब जब ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है श्वसन की क्रिया के अंत में आणविक ऑक्सीजन से, तो क्या होता है, कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो उसमें आपको बताना है 38 अणु एटीपी, 38 अणु एटीपी जो ऊर्जा है वो विमोचित होती है, निकलती है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मादा एनोफिलिस जो मच्छर है ना, उसके आमाशय में प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम के अंडक है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने क्या करा था, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है उसके आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोकोकरा पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो फोड़ा फुंसी। देखो प्रश्न बना, मान लीजिए आपके सामने कि फोड़ा फुंसी किस के कारण होता है, तो कौन से जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें आप बताएंगे माइक्रोकोकरा पायोजिन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। तो वायु की गति, वायु की गति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर वायु की गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो आप बताएंगे टेकोफेराल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये एंडरसन ने की थी दोस्तों। कब की थी, 1932 में, 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे एंडरसन, ठीक है। अगला देखिए, थायमिन कौन सा विटामिन है। तो यह है विटामिन B1, विटामिन B1 जिसको थायमिन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है। तो पौधों की वृद्धि, ऑक्जेमोमीटर नामक जो यंत्र है उससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए किसी को मधुमक्खी ने काटा, तो मधुमक्खी के जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल से वो जो दर्द की अनुभूति हो जाती है सभी को, जो को भी मधुमक्खियाँ काटती है। अगला देखिए, किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किसी सेल की क्षमता के लिए एम्पियर घंटा, ठीक है, एम्पियर हावर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है, तत्व का अंतरण हो सकता है। तो यह है अल्फा और बीटा विकिरण का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो क्या हो सकता है, तत्वांतरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता, मतलब कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो दोस्तों 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक जो बाइट होता है ना, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने, 8 बिट होते हैं, याद रख लेना। और अगर मान लीजिए 1 MB अगर आ गए, 1 MB, इस 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं, KB। तो उसमें आप बताएंगे 1024, 1024 KB का क्या बन जाता है, 1 MB बनता है, 1024 KB का 1 MB बनता है, ठीक है। और उसके बाद में याद रखना 1024 MB का, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट बोलते हैं MB को। तो 1024 MB का कितना, 1 GB बनता है, ठीक है, 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट, ठीक है। 1 गीगाबाइट कितने का बनता है, 1024 MB का। और उसके बाद में 1024 जो गीगाबाइट है उसका बनता है 1 टेराबाइट, 1 TB, ठीक है। 1 TB कितने का बनता है, 1024 GB का 1 TB बन जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले क्वेश्चन बताऊंगा और वो भी आपके इसी में के क्वेश्चन रहेंगे।
ताकि आपको तुरंत याद हो जाए आंसर सामान्य विज्ञान के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मध्य प्रदेश पुलिस वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो भी, और सामान्य विज्ञान अन्य जिस भी एग्जाम्स में पूछा जाता है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।